वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन चैप्टर का अगला पोर्शन जो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कि लाइफ बनी कैसे। अब वही लाइफ में क्या आने वाले हैं, कुछ चेंजेस आने वाले हैं, इवॉल्व होने वाले, अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पढ़ने वाले हैं, इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कौन सा? इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो देखो, अगर याद होगा तो जब हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट किया था तो बहुत सारी बकवास थ्योरी भी आई थी, जैसे पैनस्पर्मिया थ्योरी है ना, फिर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो जैसे वहां ओरिजिन ऑफ लाइफ के टाइम पे आई थी, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के टाइम पे भी बहुत सारी थ्योरीज आई। अब तुम्हारी बुक में एक थ्योरी के बारे में मेंशन है तो उसी थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली क्या है, रिजेक्टेड थ्योरी। तो देखो, अब इस थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब कुछ स्पेशल तरीके से बन रहा है। अब बहुत सारे जो बुक्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं, उनमें ये जो थ्योरी है दी गई हुई है कि स्पेशल क्रिएशन क्या बोलता है ये थ्योरी। सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं। याद रखो, ये थ्योरी गलत है, रिजेक्टेड थ्योरी, ठीक है। तो अब ये थ्योरी जो है स्पेशल क्रिएशन 3 पॉइंट्स बोलती है। पहला पॉइंट क्या बोलता है? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जितने भी अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो, दैट वी सी टुडे आर क्रिएटेड एज सच, मतलब जितने भी आज तुमको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं वो आज जो बने हैं, मतलब आज जितने दिख रहे हैं एज इट इज ही बने थे। मतलब ये थ्योरी इवोल्यूशन के बारे में गलत बोलती कि इवोल्यूशन हुआ ही नहीं था, ठीक है। इस थ्योरी का मानना है, क्या है थ्योरी का नाम? स्पेशल क्रिएशन। वापस बहुत सारी रिलीजियस बुक्स को भी ये थ्योरी, मतलब रिलीजियस बुक्स में भी ये थ्योरी दी गई है। गलत थ्योरी है, रिजेक्टेड थ्योरी है। पहला पॉइंट ये बोलता है कि आज जो भी कुछ तुम देख रहे हो वो एज इट इज ही बना हुआ था। गलत, गलत, पता है हमको गलत, ऐसा थोड़ी ना था। अगर ऐसा ही होता तो फिर वो डायनासोर्स कहाँ गए, उनके फॉसिल मिल रहे, वो कहाँ से आए? अगर वो आज जो देख रहे हो ऐसे ही बना होता तो वो कहाँ से आया? ठीक, चलो ये हमको पता है कि ये गलत है। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है इसका? देखो, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर आल्सो। मतलब ये थ्योरी बोल रही है कि जो अभी डाइवर्सिटी तुमको दिख रही है ये जिस टाइम क्रिएट हुई थी उस समय से अभी तक वैसी की वैसी है। तो फिर वापस क्वेश्चन आएगा, फिर डायनासोर कहाँ गए, आर्कियोप्टेरिस कहाँ गई, फिर डोडो कहाँ गए, जो हमने खुद भी बाय चॉइस एक्सटेंड करा दिए। अगर ये थ्योरी सही होती तो भैया टाइम के साथ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट भी है और नेचर भी है, नेचुरल सिलेक्शन भी है, तो ये सारे फैक्टर बहुत सारे स्पीशीज का एक्सटिंक्शन के लिए भी कॉज है। पर अगर ये ऐसा एक्सटेंशन नाम की, अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सटेंशन है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्सटेंशन। तो ये थ्योरी क्या बोलती है कि आज जो दिख रहा है वो ऐसे ही बना था, उसके बाद जो आज दिख रहा है वो ऐसा जब शुरू हुई थी, लाइफ शुरू हुई थी तभी ऐसा बना था और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, एकदम गलत, प्योर बकवास। चलो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? दैट अर्थ इज अबाउट 400 years old। तो ये हम बोल सकते हैं कि समवॉट ठीक बोल रहा है। हमें पता है 4.5 वर्ड है, करेक्ट है ना, जो नंबर है अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो 4.5 है, 4000 year old नहीं है, पर ठीक है, फिर भी आसपास जा रहा है ये नंबर। आगे, All these ideas were strongly challenged during the 19th century। मतलब हम बोल सकते हैं 19th century के पहले ये थ्योरी बहुत ज्यादा मानी जाती थी कि जो आज दिख रहा है वो वैसे ही है, फ्यूचर में भी वैसे ही रहेगा, बना था वो भी ऐसे ही है और 400 साल पुरानी ही अर्थ है। बट 19th सेंचुरी में इसका बहुत अपोज हुआ क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ मिलने शुरू है, फॉसिल मिलने शुरू है, उनकी कार्बन डेटिंग स्टार्ट हो गई, तो पता चला भैया बहुत सारी स्पीशीज है जो गायब हो चुकी हैं। तो जो स्पीशीज गायब हो चुकी मतलब अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब पहले थी पर अब नहीं है। मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग पास्ट अलग था और प्रेजेंट अलग है, और बहुत सारी स्पीशीज वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर भी है, मतलब आगे भी जाके वो गायब हो जाएंगी। मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि चेंज आ रहा है, कुछ स्पीशीज आ रही है, न्यू स्पीशीज ऐड हो रही है, कुछ पुरानी स्पीशीज हट रही है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग तो इवोल्यूशन नाम की चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक, क्या है ये थ्योरी? गलत थ्योरी, रिजेक्टेड थ्योरी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो फिर अब बोलोगे मैम फिर ये एक्चुअल में 19th सेंचुरी में ये आइडिया आया कहाँ से कि एकदम सब कुछ पैदा नहीं हुआ है और जो भी आज दिख रहा है वो इकट्ठा ऐसे ही नहीं दिखा। ये आया अलग अलग थ्योरी से एक ही टाइम पे।
एक ही टाइम फ्रेम में दो साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिए। उनमें से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है। कैसे? तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली जो चार्ल्स डार्विन थे वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। वो क्या करते थे? वो घूमते थे, मतलब वॉयज पे जाते थे, सी वॉयज पे जाते थे। उनकी शिप का नाम है HMS बीगल। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है? उनकी शिप का नाम है, ठीक है। वॉयज पे जाते थे और वो कहां पहुंचे? गैलापागोस आइलैंड में पहुंच गए। वहां वो पहुंचे और उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की? उन्होंने वहां देखा कि वहां पे फिंचेस हैं। फिंचेस मतलब जो अपनी स्पैरोज रहती है ना, वही एक टाइप की चिड़िया होती है, उनको फिंचेस बोलते हैं। अब ये अलग बात है कि उसके बाद उन सारी फिंचेस का नाम डार्विन के नाम पे, मतलब जो साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे पड़ गया, डार्विन फिंचेस। तो उन्होंने ये देखा कि उनका ओरिजिन कुछ सेम है, बट थोड़ा थोड़ा सब में मॉडिफिकेशन आया, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए। तो उन्होंने बोला सारी की सारी बिलोंग तो कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से कर रही है, थोड़ा थोड़ा चेंज हुई है, थोड़ी थोड़ी इवॉल्व हुई है। तो यहीं से गैलापागोस आइलैंड के जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए, जो स्टडी किए, वहां से उन्होंने बोला कि बाबा इवोल्यूशन नाम की चीज होती है, धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म थोड़े थोड़े चेंज उनमें आते जाते हैं, मतलब बाय चॉइस नहीं आ रहे, हाँ धीरे धीरे आ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, म्यूटेशंस के थ्रू आ रहे हैं। अगर पॉजिटिव म्यूटेशन होगा तो वो कंटिन्यू होगा, वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में उसको बचा रहा है, सर्वाइव करा रहा है, तो वो म्यूटेशन आगे बढ़ेगा। ऐसे कर करके धीरे धीरे एक स्पीशीज में ही मॉडिफिकेशन आते जा रहे हैं और एक लंबे समय के बाद वही स्पीशीज में इतने ज्यादा मॉडिफिकेशन आ जाएंगे कि तुमको दो अलग अलग स्पीशीज ही दिखने लगेंगी, ठीक है। ये क्या किया उन्होंने? वो जब सी वॉयज पे गए थे, HMS बीगल और गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। तो चलो देख लेते हैं उन्होंने क्या देखा। उन्होंने क्या स्टेटमेंट बोला? दैट एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ but also with life form that existed million of year ago। मतलब उन्होंने ये सारा ऑब्जर्वेशन निकाला और उन्होंने कहा अब अच्छा एक और चीज, चिंता मत करो, इनकी जो थ्योरी है डार्विन फिंचेस के बारे में आगे इसी चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जितना उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के कंटेक्स्ट में बोला हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला वापस कि जो अभी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, कॉमन फीचर्स दिख रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा डिग्री है, मतलब चेंज है, वेरिएंट डिग्री है, सिर्फ आज हमारे बीच में नहीं, इनफैक्ट जो पहले ऑर्गेनिज्म रहते थे, जो प्रिमिटिव लाइफ थी, देखो जो लाइफ सालों पहले एग्जिस्ट करती थी उनमें और आज में भी कुछ कैरेक्टर्स क्या मिल रहे हैं? कॉमन मिल रहे हैं। सीधा सा लॉजिक देख देती हूँ। जैसे अगर तुम बोलो, तुमने जुरासिक पार्क तो देखी होगी, अगर मैं बोलूं, आप पता है हमको पता है कि आज कोई भी डायनासोर तो है नहीं, ठीक है, पर मैं बोलूं फिर भी बताओ जरा कि डायनासोर से मिलता जुलता कोई ऑर्गेनिज्म है क्या? मतलब हाइट वाइट डायमेंशन तुम छोटा वोटा सब कर सकते हो, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल है। बताओ जल्दी, बोलोगे मैम क्रोकोडाइल है, वैसे ही दिखता है, थोड़ा हाँ शेप साइज डिफरेंट है, अब वो भी रेप्टाइल है। तो देखो कितने कॉमन फीचर्स है। उसके बाद तुम्हारे कुछ मॉनिटर लिजार्ड हो गई, ठीक है, कोमोडो ड्रैगन हो गई, तो ये भी समवॉट फीचर्स तो दिख रहे हैं ना। तो इन्होंने बेसिकली यही ऑब्जर्व किया कि आज जो लाइफ हमें दिख रही है, जैसे क्रोकोडाइल को ले लो, घड़ियाल को ले लो, एलिगेटर को ले लो, ठीक है, ये सारी जो लाइफ है, ये जो आज दिख रही है, इनमें आपस में तो सिमिलैरिटी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ, वेरिंग डिग्री, बट साथ में सिमिलैरिटी कहां मिल रही है? जो लाइफ पहले एग्जिस्ट करती थी, जैसे डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। तो अगर इसी को मैं थोड़ा डायमेंशन चेंज कर दूं तो क्रोकोडाइल, हम बोल सकते हैं ना कि आज भी अगर डायनासोर के एरा का अगर कोई जिंदा है तो वो क्रोकोडाइल जिंदा है, बिल्कुल बोल सकते हो। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी तब समझ में ही आएगा। तो उन्होंने यही ऑब्जर्व करके बोला। आगे, मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। हाँ, क्रोकोडाइल डायनासोर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, पर उनकी सिमिलैरिटी वाले ऑर्गेनिजम्स तो आज भी हैं। आगे, देयर हैड बीन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इन द ईयर गॉन बाय जस्ट अ फ्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ अरोज एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब अलग अलग टाइम पे उनमें से कुछ लाइफ फॉर्म गायब हो गए, एक्सटेंट हो गए, और अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लाइफ फॉर्म मिल रही है, पर सब में क्या चल रहा है? कुछ कॉमन स्ट्रक्चर या सिमिलैरिटी मिल रहे हैं। तो इससे ये पता चल गया कि बेसिकली चेंजेस उसी एक में आया और धीरे धीरे वो इवॉल्व होके कुछ चेंजेस आने लगे। चलो आगे देख लेते हैं।
उन्होंने और क्या बोला कि दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन। अब वही मैं बोल रही थी ना कि ये चेंजेस आए कैसे, तो ये वाला जो पैरा वो किसके बारे में बताता है कि उन्होंने पहले पैरा में बोला कि कॉमन, भले कॉमननेस कुछ मिल रहा है, बस उसमें वेरिंग चेंजेस मिल रहे हैं, उसके कारण आज हम बोल सकते हैं कि एक स्पीशीज अलग हो गई, ये स्पीशीज अलग हो गई। पर ये चेंजेस आए किस वजह से? जैसे मैंने बोला कि म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन रैंडम होता है, कहीं भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, ठीक। अब उसमें कुछ पॉजिटिव म्यूटेशन रहता है, कुछ नेगेटिव म्यूटेशन रहता है। पॉजिटिव कैसे? सपोज करो कुछ ऐसा चेंज आया कि उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल उसने इजी कर दिया, वो म्यूटेशन ने उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इजी कर दिया, या फिर बाहर कुछ एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम कंडीशन आ रहे थे, अब जो उसके अंदर म्यूटेशन हुआ वो उसको सरवाइव कराने में हेल्प कर रहा है, तो ये कैसा हुआ? पॉजिटिव म्यूटेशन। अब यही जो म्यूटेशन है आगे कैरी ऑन होगा और इस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में हेल्प करेगा, ठीक। तो वही पॉइंट उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जैसे क्लाइमेट, अब कौन कौन से कंडीशन है? क्लाइमेट हो गया, फूड हो गया, फिजिकल फैक्टर हो गए, वुड आउटब्रीड अदर देन आर लेस एंडोड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। आउटब्रीड मतलब कि वो कैरेक्टर जो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वही क्या होंगे? वही ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं जो ओके ओके चला रहे थे, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वाले बेटर क्वालिटी वाले कैरेक्टर्स थे जो उसको सर्वाइवल में हेल्प कर रहे थे, वो ज्यादा नंबर में आगे भी बढ़ेंगे और ज्यादा पॉपुलेशन में भी दिखने लगेंगे। और वहीं पुराने वाले कैरेक्टर या फिर पुराने वाले जीन क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व होते जाएंगे। याद करो, तुम पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 5 में कि नए नए जीन्स ऐड होते हैं, पुराने जीन पूल से निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो यही बोलना चाह रहे हैं। चलो आगे, द फिटनेस, मतलब अब फिट कौन है ये बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, मतलब फिट कौन है? जिसमें ये सारे कैरेक्टर तो आ गए पर साथ में वो ब्रीड भी कर और यही कैरेक्टर आगे भी पहुंचा पा रहा है, तो हम बोल सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म कैसे है? फिट है, क्योंकि उसने सारे, उसके अंदर म्यूटेशन आए, चेंजेस आए, वो म्यूटेशन उसको बेनिफिट कर रहे हैं आसपास रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और वही म्यूटेशन जो उसके अंदर इनहेरिट हो गए वो अब अगली जनरेशन को भी दे रहा है। तो वो कैसा प्रूफ हो रहा है? रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है। Hence, those who are better fit an environment, भाई जो ज्यादा बेटर तरीके से फिट होगा, leave more progeny than other, मतलब जो ज्यादा अच्छे तरीके से रह पाएगा, जिसका सर्वाइवल इजी है, बट ऑब्वियस वो अपनी प्रोजेनी मतलब अपनी अगली जनरेशन या ऑफस्प्रिंग या बच्चे, सीधा सा लॉजिक, ज्यादा पैदा करेगा, ठीक। He called it natural selection and implied it as mechanism of evolution। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, बुक की ही लाइन है, स्टार बना लो, बहुत बार ये लाइन एज इट इज उठ के आ जाती है। तो उन्होंने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन करवाते करवाते बेसिकली जो नेचुरल सिलेक्शन ही है वही एक तरीका है इवोल्यूशन का, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं होता, हम करेक्ट वाले भी थ्योरीज पढ़ेंगे कि अब एग्जैक्टली अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी, पर अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? चार्ल्स डार्विन के। अच्छा, इस पे क्या क्वेश्चन आता है कि उन्होंने क्या कंक्लूजन कहां पे दिया? गैलापागोस आइलैंड पे जाके दिया। किसको देख के दिया? डार्विन फिंचेस, मतलब एक बर्ड्स के ग्रुप को देख के दिया, उनके बीक के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया और ये सारा कंक्लूजन निकाला। किस पे वो घूमने गए थे ये भी आता है, सी वॉयज किस पे किया, उनकी शिप का नाम क्या? HMS बीगल। क्या बोला उन्होंने कि भाई जो चेंजेस आते हैं अगर वो फेवरेबल रहे उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में, उसके बेटर चांसेस रहे फिट होने में, तो वो रिप्रोडक्टिव भी फिटनेस दिखाएगा और खुद की प्रोजेनी भी ज्यादा छोड़ के जाएगा, मतलब खुद के ऑफस्प्रिंग भी ज्यादा छोड़ के जाएगा। हुआ क्लियर इतना? अब मैंने कहा था कि एक ही टाइम पे दो अलग अलग साइंटिस्ट सेम चीज बोले थे, तो एक तो हमने पढ़ लिया, कौन सा, मतलब कौन है वो साइंटिस्ट? चार्ल्स डार्विन। दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है? अल्फ्रेड वॉलेस। अब वो कहां गए थे? वो गए थे दूसरे आइलैंड पे जिसका नाम है मलय आर्चीप्लेगो, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी, उन्होंने भी सेम ही कंक्लूजन निकाला, उन्होंने भी वही बोला था चार्ल्स डार्विन ने कि सेम सिमिलरिटी है, माइन्यूट चेंजेस है, भले आज जो ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपस में भी और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनमें भी, और बस वही क्या हो रहे, चेंजेस आ रहे हैं, जो बेटर तरीके से अडेप्ट कर रहा है, जो सर्वाइव कर
कर पा रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो नहीं कर पा रहा है वो हट जा रहा है। अब इन्होंने भी सब समवॉट सेम ही चीज बोली, पर बस याद रखना है कि ये साइंटिस्ट का नाम और कौन से आइलैंड पे गए थे, मलय आर्चिपेलागो पे, ठीक है। उन्होंने कहा ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलरिटी एंड सम कॉमन एंसेस्टर। सेम लाइन देखो डार्विन ने भी कही थी, है ना। However, these ancestors were present at different period in the history of Earth। वही है कि यही जो ancestor है, जो हम कुछ कुछ कॉमन फीचर शेयर कर रहे हैं अपने एंसेस्टर से, जहां से हम आए, पर वही एंसेस्टर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे, अलग अलग टाइम पीरियड पे अर्थ पे मिले थे। और वही जो टाइम पीरियड है, शायद किसी ने पूछा था मुझसे एपोचस का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली अगर मेरे को टाइम को डिवाइड करना है तो मैं अलग अलग एराज में, एपोचस में, पीरियड में डिवाइड करूंगी। मतलब इतने साल का ये, जैसे सेंचुरी हम बोलते हैं, अगर मेरे को डिवाइड करना है कि 100 साल की एक सेंचुरी होती है, करेक्ट। तो अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अब मेरे को पूरा जितना जहां से एवोल्यूशन हुआ है यहां तक, मतलब एवोल्यूशन जब से अर्थ बनी है लेके यहां तक, अगर मुझे अलग अलग टाइम फ्रेम में, जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में स्केल से मेजर करना है और डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का तरीका है कि मुझे अलग अलग सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो उसी को मैं बोल रही हूँ कि एपोचेस है, पीरियड्स एंड एरास है, ठीक। तो सबसे बड़ा एरा होता है, फिर अब उसके अंदर का मैं इन डिटेल अभी पूरा एक्सप्लेनेशन लेके आ ही रही हूँ। इतना हुआ क्लियर। तो अपन को इसमें से क्या याद रखना है कि कुछ बकवास थ्योरी भी दी गई थी, जिसको जैसे थ्योरी हो गई तुम्हारी स्पेशल क्रिएशन की, एकदम रिजेक्टेड थ्योरी। उसको रिजेक्ट किसने किया, एक ही टाइम पे दो लोगों ने आके रिजेक्ट किया, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी दी कि बाबा इवोल्यूशन नाम की भी चीज होती है। आज जो हम दिख रहे हैं वो सारे सिमिलरिटी हमारे एंसेस्टर में भी थे, और एंसेस्टर अलग अलग टाइम पे अर्थ के अलग अलग टाइम फ्रेम में मिले थे, ठीक है। तो ये जो सिमिलरिटी दिख रही है इसका मतलब है हम भी वहीं से बने हुए हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो इवोल्यूशन होता है, ऐसे नहीं कि एकदम आज जो दिख रहा है ऐसे ही बने थे और आगे फ्यूचर में भी ऐसे दिखने वाले, मतलब पास्ट में भी ऐसे बने थे, आज भी वैसे दिख रहे हैं, आगे आने वाले फ्यूचर में भी वैसे दिखेंगे। ये दो साइंटिस्ट ने थ्योरी, जो स्पेशल क्रिएशन वाली थ्योरी, उसको रॉन्ग प्रूव किया। कौन सी सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। कौन से दो साइंटिस्ट है, वैलेस और दूसरे चार्ल्स डार्विन, ठीक है। ये याद रखना है, दोनों के स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक। अब देखो, अब अगर इसी को मैं ट्री ऑफ लाइफ में डिवाइड करना चाहूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ कि कॉमन एंसेस्टर थे, तो कैसे थे, तो देखो जरा, अगर तुम स्टार्ट करोगे यहाँ पे, स्पेसिफिकली मैं सिर्फ किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात कर रही हूँ। अगर याद होगा 11th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, उसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम ये तो हमको पता ही है, चलो कैसे पता है वही मैं बताना चाह रही हूँ। तो आप बोलोगे मैम हम तो एप्स से बने हुए हैं, ठीक है। एप्स किससे बने, अब वो ऐसे डाउन द लाइन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पर मैं अभी एकदम जहां से ओरिजिन हुआ है ना, जो ट्री ऑफ लाइफ ही लिखा है, तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है, जहां भी एक कॉमन चीज शेयर हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, ठीक है। और वहां से फिर अलग अलग ब्रांचेस निकल रही। थोड़ी देर अगर पहले पता होगा, मैंने ऐसा बनाया था पिछले वाले लेक्चर में, यहां बनाया था मैंने मोनेरा, कि हर चीज मोनेरा से ही बनी है। फिर मोनेरा से ही बना है प्रोटिस्टा, ठीक है। और फिर प्रोटिस्टा से ही 3 अलग अलग ब्रांचेस निकली है, एक है फंजाई की, एक है प्लांटे की और एक है एनिमेलियम की। अभी मैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में बता रही हूँ कि तीनों का रूट एक ही है। सबसे पहले क्या बना, तुम्हारा जो पहला फाइलम आता है कौन सा, पॉरीफेरा। फिर आता है तुम्हारा टीनोफोरा या निडेरियंस, फिर आता है प्लाटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का। देखो अब यहीं पे अगर एनेलिडा अलग बन गया और यहीं से ही डिवीजन हो गया और आर्थ्रोपोडा अलग बन गया, है ना। नेमेटोडा, एस्केलमिंथिस अलग बन गया। अब वहीं से एक और ब्रांच निकली, यहाँ देखो कितना 700 मिलियन ईयर पहले, और पूरा तुम्हारा एकाइनोडर्मेटा अलग बन गया, और एकाइनोडर्मेटा और वहीं से दूसरी ब्रांच निकली जो कॉर्डेटा बनाती थी, है ना। तो अब वो कॉर्डेटा भी अब फिर अगर याद होगा वर्टिब्रेटा में जाता है, वर्टिब्रेटा, और अगर मतलब इनवर्टिब्रेट्स, ये तो पूरा इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स, उसमें कॉर्डेटा गया। कॉर्डेटा में भी फिर हेमी कॉर्डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मेन कॉर्डेट्स होते हैं। फिर उसके बाद भी जब सबसे पहले आता है साइक्लोस्टोमेटा, फिर आती हैं फिशेस मतलब पाइसेस, उसके बाद आता है तुम्हारा एम्फीबियन, फिर आता है रेप्टिलिया, फिर आता है तुम्हारा एव्स, और रेप्टिलिया में से भी 2 ब्रांचेस निकलती है, एक बनती है चिड़िया वाली लाइन एव्स, और दूसरा कौन सा बनता है, मैमलिया वाला। तो यही बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर तुम देखोगे तो हर इसमें कुछ ना कुछ क्या मिलेंगी, सिमिलरिटी मिलेंगी। तो यही जो सिमिलरिटी दिख रही है, इनफैक्ट ये सिमिलरिटी सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ मैम मैमल से हम लोग तो मेमोरी ग्लैंड है, बॉडी पे हेयर्स है, ये तो हम में भी है, भालू में भी है, उसके बाद कुत्ते में भी है, तो ये तो हाँ दिख रहा है कॉमन। ये तो मैं सिर्फ ऐसे सुपरफिशियल बोल रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कुछ कॉमन फीचर्स हम में, ह्यूमन के और बैक्टीरिया में भी कुछ कॉमन मिल रहा है,
तो अब बोलोगे मैम अब इन एक सेल में और हम मल्टी सेलर में क्या कॉमन मिल रहा है, क्यों? जो अगर याद होगा पहला वाला चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो एटीजीसी काम बैक्टीरिया में करता है वही एटीजीसी काम हम में कर रहा है तो कॉमन एंसेस्टर ना, तो बोल तो सकते कि उनमें और हम में कुछ ना कुछ कॉमन है। जो एयूजी मीथियोनिन बना रहा है बैक्टीरिया में, सेम एयूजी हम में भी बना रहा है, ठीक है। जो स्टॉप कोडॉन्स वहां पे बैक्टीरिया में स्टॉप कर रहे हैं ट्रांसलेशन को, वही स्टॉप कोडॉन्स हम में भी स्टॉप कर रहे हैं, तो कॉमन एंसेस्टर तो है। तो बोल तो सकते हैं कि हम भी मोनेरन से बने हुए। एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें एक कॉमन एंसेस्टर से बनी, वही तो चीज चार्ल्स डार्विन बोलना चाह रहे थे। हुआ क्लियर? चलो अब यही जो मैं बोल रही थी देर से कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, डिवाइड किया गया है अलग अलग एराज में, पीरियड्स में, एपोचेस में, वही अब हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले, ठीक है। ये तुम्हारी बुक में एज सच कहीं दिया नहीं है। ये अलग बात है कि बुक में दो बड़े बड़े टेबल्स बने हैं जिसमें एक प्लांट किंगडम के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया है और पूरा डायनासोर के बारे में डिस्कस किया है, तो वो तो हम भी डिस्कस करेंगे ही, पर ये ज्यादा बेटर तरीका है कुछ कोई भी चीज को समझने का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, सिंस तुम्हारी बुक में प्लांट्स के बारे में मेंशन है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, कि कैसे कोई चीज कैसे इवॉल्व हुई। तो अब देखो इसको पढ़ने का कुछ तरीका है, ठीक है। सबसे पहले याद रखो ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये इसमें जो सबसे टॉप पे होता है ना वो सबसे लेटेस्ट होता है, ये याद रखना। क्या होता है वो सबसे लेटेस्ट होता है। तो फिर बोलोगे मैम पढ़ेंगे कहाँ से, पढ़ोगे सबसे नीचे से। याद रखो यहाँ पे ना ये इस टाइप से बनाया जाता है, मतलब सबसे नीचे वाला पॉइंट सबसे पुराना है और सबसे टॉप पे जो पॉइंट आ रहा है वो सबसे नया है। अगर तुम ध्यान से देखो, अभी कुछ और मत देखो, यहाँ क्या लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन आ गया और हमें कहानी शुरू कहां से करनी है, जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था, पहला सेल बना था वहां से। तो इस टेबल का सबसे नीचे वाला पोर्शन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलोगे मैम नीचे में तो ये डायनासोर दिखे, नहीं एक और है, तो इसका सबसे नीचे वाला मतलब यहां से हम कहानी शुरू करेंगे। वापस इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। तो सबसे बड़ा क्या होता है, एराज होते हैं, ठीक है। एरास वापस कितने में डिवाइडेड है, टोटल 4 एरा हम बोल सकते हैं हमने डिवाइड किए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले लेट प्रोटीरोजोइक, फिर उसके बाद पेलियोजोइक या पीलियोजोइक, उसके बाद मीजोजोइक और सीनोजोइक। अभी जो एरा चल रहा है, अभी ये मत बोला मैम ये तो 21वीं सेंचुरी चल रही, मैं उसके बारे में बात नहीं करूं, मैं एरा के बारे में बात कर रही हूं। बड़े बड़े डिविजन्स कर रहे हैं। तो सबसे पुराना वाला एरा कौन सा था, लेट प्रोटीरोजोइक। अब देखो नाम से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेट मतलब सबसे आखिरी वाला, प्रोटीरोजोइक जहां पे सबसे पहला सेल बना। फिर उसके बाद आया क्या, पेलियोजोइक। हम टेक्निकली बोल सकते हैं ये पहला वाला एरा है जहां पे हम देखो यहाँ पे लाइफ ट्राई कर रही थी बनने की, ठीक है, बन के आ गई और फिर उसके बाद यहां से हम बोल सकते हैं हाँ अब लाइफ स्टार्ट हुई अच्छे से। यहाँ भी बन गई थी, ऐसा नहीं है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गए थे यहाँ भी, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आता है, मीजोजोइक, बीच वाला एरा मीजोजोइक। और अपने अभी सबसे जो करंट वाला जो एरा चल रहा है उसका नाम क्या है, सीनोजोइक, याद रहेगा। उसके बाद अब इन्हीं एरास को अंदर डिवाइड किया गया है किसमें, पीरियड्स में। मतलब एरा एक बड़ा टाइम स्केल हुआ, अब उसको अंदर और डिविजन्स करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये और पीरियड्स में डिवाइड किए गए। तो जो लेट प्रोटीरोजोइक है उसको किसी पीरियड में नहीं डिवाइड किया है, पर पेलियोजोइक को और डिवाइड किया गया है किसमें, कैम्ब्रियन में। जो सबसे मतलब पेलियोजोइक का भी सबसे पुराना वाला पीरियड है वो कौन सा है, कैम्ब्रियन। फिर ओडोवेशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, फिर उसके बाद आता है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस और अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है, यहाँ देखो, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, पेलेजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी। तो अभी हमारे जो हम बोल सकते हैं अभी जिस पीरियड में हम चल रहे हैं वो कौन सा है, क्वाटरनरी फेज है, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। चलो अब वापस क्या करते हैं, वापस नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा एक और चीज, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा है 650, 600, 550, ये क्या है, मिलियन ईयर अगो। वहां से कहानी कहां तक लेके आएंगे हम, अभी यहाँ दिख रहा है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, मतलब अभी तक, वहां तक लेके आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा टेबल है। सेम टेबल में वापस एक और लेके आऊंगी जिसमें प्लांट्स और एनिमल का एक साथ कंपेरिजन है, और वो टेबल याद कर लेना है। ये भी टेबल याद कर लो क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला टेबल पढ़ना कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करें। तो चलो इस टेबल को जैसे बोला मैंने कि नीचे से पढ़ेंगे। तो 650 क्या है, मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा तुम्हारा, जल्दी बताओ, सबसे पहले कौन सा एरा आएगा, तुम्हारा आएगा लेट प्रोटीरोजोइक। तो उसमें क्या हुआ, पहली बार एनिमल के ट्रेसेस मिले।
ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड मेटाजोअन्स पहली बार बनने स्टार्ट हुए, उसके बाद पहली बार स्केलेटल एलिमेंट स्टार्ट हुए बनने। ठीक है, तो तुम्हारी कॉपी में क्या आना चाहिए, खुद कॉपी को डिवाइड करो, सबसे पहले लिखोगे लेट प्रोटीरोजोइक, और उसमें ये सारे जो इवेंट्स है, इवेंट्स पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, जहां पे यही मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, या रीअरेंज करो, या कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है, उस फॉर्म में तुमको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे ज्यादा चांसेस है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, क्या पूछ सकते हैं वो, ये एरा भी पूछ सकते, एरा नहीं, टाइम जोन भी पूछ सकते हैं, साथ में वो एरा भी पूछ सकते हैं, और कौन सा इवेंट कौन से एरा में हुआ ये भी पूछ सकते हैं। ये भी याद रखना है कि कौन से एरा के अंडर कौन सा पीरियड आ रहा है। तो देखो, उसके बाद जैसे ही सॉफ्ट बॉडी बन गए, स्केलेटन फॉर्म होना शुरू हो गया, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं कि क्रस्टेशियंस बन गए थे इस पर्टिकुलर जगह। सॉफ्ट बॉडी मतलब सॉफ्ट बॉडी हम बोल सकते हैं एनालिडा। ठीक है, स्केलेटन बनना शुरू हो रहा है, आर्थ्रोपोडा, ये सारा, और मतलब लोअर नॉन कॉर्डेट्स बनने स्टार्ट हो गए। उसके बाद आते हैं कौन से, अब आ गया ये सब करते करते कितना, 500 मिलियन ईयर अगो। कौन सा एरा आया, अब एरा चेंज, कौन सा, पेलियोजोइक, याद रखना है। अब एक और चीज याद रखना है कि अब एरा के अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। अभी और आगे पढ़ाऊंगी जब मैं इसको और इन डिटेल दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स का कंपेयर करके बताऊंगी। तो पीरियड्स के अंदर जो सब डिविजन होता है उसको हम एपोचेस बोलते हैं। ठीक, तो किसी ने शायद पूछा था कि क्या होता है, तो ये बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिवाइड करने का तरीका है। तो देखो जरा, सेकंड क्या आया तुम्हारा, पेलियोजोइक। तो पेलियोजोइक में सबसे पुराना कौन सा है, केम्ब्रियन, ये याद रखना है, नाम याद रखना है। केम्ब्रियन के बाद कौन सा आता है, ओर्डोवेशियन, उसके बाद सिलूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस फिर अंदर और डिवाइडेड है। उसके बाद आता है तुम्हारा फिर आएगा पर्मियन, ट्रायासिक, जुरासिक। ठीक है, और फिर मीजोजोइक से स्टार्ट होगा तुम्हारा ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये यहां से स्टार्ट होगा। ठीक, तो देख लो जरा, वापस क्लियर कर देती हूं। ओके, देखो ऑब्जर्व यहाँ पे, तो केम्ब्रियन में क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट कॉर्डेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, फिर पहली बार फिशेस बनी। अब फिशेस में भी कौन सी सबसे पहले बनी, देखोगे जॉलेस फिश सबसे पहले बनने स्टार्ट हुए, मतलब हम बोल सकते हैं साइक्लोस्टोमेटा जो है वो यहां बनना स्टार्ट हुआ। ठीक, लिखो मत, क्योंकि इसका और अच्छा इन डिटेल वाला जो फ्लो चार्ट है वो मैं आगे लेके आऊंगी। ठीक है, पर तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे हो रहा है। उसके बाद आता है ओर्डोवेशन, जहां पे डाइवर्सिफिकेशन आया, चेंज होना स्टार्ट हुआ। सिलूरियन में अब देखो लैंड प्लांट्स आने स्टार्ट हुए, वैस्कुलर लैंड प्लांट, वैस्कुलर मतलब जिनमें वैस्कुलर टिश्यू है, या फिर ग्राउंड टिश्यू है जिनमें मतलब जाइलम फ्लोएम आ गए, जिनमें वो प्लांट्स भी देखो कितने बाद में आए, सिलूरियन में आए। फिर आया डेवोनियन, उसके अंदर पहली बार जॉस फिशेज आई। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा पाइसेस है वो वाली पूरी कैटेगरी आई। ठीक है, उसके बाद आया फर्स्ट एम्फीबियन आया, फिर और कार्बोनिफेरस को डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे और डिविजन है जो और यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आया पर्मियन, फिर पर्मियन में रेप्टाइल्स आने शुरू हुए, फिर ट्रायसिक आया तो डायनासोर आए, फिर मैमल्स भी साथ में आए। जुरासिक में डायनासोर ने पूरा रूल किया। ठीक है, बर्ड्स भी उसी टाइम पे आ गई, आर्कियोप्टेरिस जिसका फॉसिल मिला है, आगे पढ़ाऊंगी, मत चिंता करो। उसके बाद क्रिटेशियस वाले पीरियड में वापस, क्रिटेशियस पीरियड किसका पार्ट है, मीजोजोइक का पार्ट है। तो क्रिटेशियस में क्या हो गया, पूरा जितना भी डायनासोर ने एकदम गोल्डन लाइफ जी थी, जुरासिक वाले पीरियड में वो, अब देखो नाम ही है मूवी का, जुरासिक पीरियड, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो जुरासिक, जो ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस है वो क्या है, पीरियड्स, और पीरियड्स किसके अंदर आता है, तुम्हारे एरास के अंदर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अब क्रिटेशियस में क्या हुआ, पहली बार फ्लावरिंग प्लांट्स भी आए, मतलब एंजियोस्पर्म्स भी आए, और साथ में डायनासोर्स क्या हो गए, मर गए, हमेशा के लिए खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और उसी टाइम पे कौन आया, पहली बार प्राइमेट्स भी आए। लो मतलब मैमल्स और डेवलप होके कहां पे आ गया, मैन, एप, मंकी, मतलब प्राइमेट्स वहां पे आ गए। और फिर आता है सीनोजोइक, जो तुम्हारा लेटेस्ट वाला एरा है, वो डिवाइडेड है वापस 3 पीरियड्स में, पेलाजीन, नियोजीन, क्वाटरनरी। तो यहाँ पे मैमल की डाइवर्सिटी हुई, और सबसे आखिरी में हुआ ह्यूमन का एवोल्यूशन, जो आज हम देख रहे हैं। ठीक, अब वापस इनके अंदर भी सब डिविजन है, जो भी और तुमको पढ़ने हैं अभी यहाँ नहीं बताया, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं भी लिया है तो इट्स ओके, क्योंकि आगे जाके इसको इन डिटेल भी और मैं पढ़ाऊंगी, प्लांट्स एनिमल इकट्ठे कंपेयर करूंगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं बहुत बार मैच द फॉलोइंग में तो आते हैं,
और वो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का कॉम्बिनेशन पूछ लेते हैं, बहुत बार टाइम स्केल पूछ लेते हैं, बहुत बार एरा का नाम पूछ लेते हैं, बहुत बार इवेंट का नाम पूछ लेते हैं। तो ये सारे और विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल जैसे अभी तुमने एक दो जगह जैसे मैंने बोला कि साइक्लोस्टोमेटा आ गए, ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि आर्कियोप्टेरिस मिली इस वाली जगह पे। तो ये सारे वहां पे आगे वाले इन डिटेल फ्लो चार्ट आएगा जहां पे मैं समझाऊंगी, ठीक। पर ये क्या था, सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू था कि कैसे इवॉल्व हुए। तो अभी इस वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि इवोल्यूशन की कौन सी गलत थ्योरी दी गई थी, उन गलत थ्योरी को किसने सही प्रूव किया, कैसे प्रूव किया, और उसके बाद एक्चुअली इवोल्यूशन होता किस वे में है। अब देखो मतलब समझो तुमको, मतलब जो सबसे आखिरी में मैं एक जो मेजर चार्ट लेके आऊंगी कि हमें पढ़ना कहाँ से, शुरू कहाँ से हुई कहानी और आई यहाँ कहाँ तक आई, ठीक। अच्छा, एक और चीज, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पूरा एक कंप्लीट अलग टॉपिक है, वहां पे हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि एक्चुअली ह्यूमन स्टार्ट कहां से हुआ इवॉल्व करते करते, क्या क्या फिजिकल चेंजेस आए, क्या क्या हम बोल सकते हैं मेंटल चेंजेस आए, मतलब क्रेनियल कैपेसिटी में क्या क्या चेंजेस आए, क्या सोशल लाइफ स्टार्ट हुई, किस जगह पे स्टार्ट हुई। हम देखो समझो बात को, सोशल एनिमल नहीं था ह्यूमन, पर कुछ जो स्टेप्स हुई इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के टाइम पे, तो वहां पे भी कुछ जो स्टेजेस है वो सोशलाइज होना स्टार्ट हुई, एक साथ रहने लगी, केव के अंदर रहने लगी, पेंटिंग्स बनाने लगी। तो ये सारी कहानी मैं कहाँ बताने वाली हूँ, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन में, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी, गलत थ्योरी और करेक्ट थ्योरी क्या होता है, खत्म। तो क्या करना है, अगर इसके पहले वाला लेक्चर मिस हो चुका है या कोई दूसरा लेक्चर मिस हो चुका है तो जल्दी से वेबसाइट पे जाओ, टाइप करो www.magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करोगे, एंटर दबाओगे, ये होम पेज आएगा, अपनी क्लास सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाद अंदर चैप्टर और अनचैप्टर के अंदर टॉपिक सिलेक्ट करो और सुनना शुरू करो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बने रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।